नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण किंतु जटिल पाठ छंद पर विचार करेंगे। चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक के बारे में जाने। अब हम लोग गण के बारे में जानेंगे। तो गण का मतलब समूह या गुच्छ, समूह या गुच्छ। ये छंद में ये वर्ण जो दिए गए हैं या जो मात्राएं हैं उनको एक गुच्छा में जो है दिया गया है, और वो गुच्छ जो है तीन तीन का गुच्छ होता है। और इसके लिए एक सूत्र है, यह जो है कंठस्थ जो है रखना है, कंठस्थ कर लेना है। यमाता राज भान सलगा, सलगा। इसमें कुल कितने वर्ण हो गए? यमाता राज भान सलगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। यहाँ पर ल से जो है लघु होता है और ग से गुरु होता है। अब इसके बाद जो है ये बच जाते हैं 8। तो गणों की संख्या हो जाती है कितनी? 8। तो 8 गण हैं। अब इन 8 गणों को कैसे याद करेंगे और कैसे जो है समझेंगे, कैसे बनाएंगे, यह हम लोग सीखेंगे इसमें। तो हर एक मूल वर्ण को जो है हम लोग लिख लेते हैं। य म त र ज भ न और स हो गया। ये 8 य म त र ज भ न स। अब इसमें हम लगा देते हैं, लिख देते हैं गण। सब में गण जोड़ देते हैं। गण 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 गण। तो हो गया क्या? 8 गण बन गए। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। अब यगण कैसे बना? तो 3 का जो है अब गुच्छा लेते हैं। य माता, एक गण हो गया। यगण में क्या आ जाएगा? य माता। एक उदाहरण लेकर के देखें। य माता। अब य में कितने जो है मात्रा है? तो 1 मात्रा है। माँ में कितनी मात्रा है? तो 2 मात्रा है। और ता में 2 मात्रा है। तो यगण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 5 मात्राएं होंगी। कैसे? कि प्रथम मात्रा लघु होगी और द्वितीय और तृतीय मात्रा गुरु होगी। तो यगण में 5 मात्राएं होती है। उदाहरण यमाता से हम लोग जो है बना लेंगे। य माता। अब मगण जैसे आ गया। अब मगण में जो है 3 वर्णों का गुच्छ बनाएंगे। तो 3 वर्णों का मा ता रा, 3 वर्णों का गुच्छ हो जाएगा क्या? या गण मा तारा। अब मा तारा में जो है वर्णों मात्राओं को गिनेंगे। माँ में जो है 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा और रा में भी 2 मात्रा। तो मगण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 6 मात्राएं होंगी। कैसे? गुरु गुरु गुरु। अब वैसे ही तगण, त के साथ जो है अब 3 वर्ण, 3 मात्रा, 3 का जो है समूह बनाए या गण बनाए। तो ता रा ज, ता रा ज। ता में कितनी मात्रा? 2 मात्रा। रा में 2 मात्रा और ज में 1 मात्रा। तो कितनी मात्रा होगी इस तगण में? 5 मात्रा। कैसे? गुरु गुरु लघु। अब वैसे ही रगण। तो रगण का भी जो है 3 का समूह बनाए। तो र यहां पर है ज भ, तो राजभा, राजभा, राजभा। अब मात्राओं का गणना करें तो रा में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा और भा में 2 मात्रा। इसमें भी 5 मात्रा। रगण कैसे बनेगा? तो गुरु लघु गुरु हो तो उसको रगण मानेंगे। अब जगण, तो ज के साथ हम मिला लें। जभान, 3 का मिला करके जभान, ज भा न। अब ज में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा। इसमें हो गया 4 मात्रा। तो जगण में 4 मात्राएं, लघु गुरु लघु। अब वैसे ही भगण बनाए। तो भगण बनाने के लिए भ के साथ जो है 3 का समूह, तो भा न स, तो भा न स। अब इसका में मात्रा गिने। भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा, स में 1 मात्रा, यानी इसमें भी 4 मात्रा। तो भगण में 4 मात्राएं। पहला गुरु लघु लघु। अब नगण में, अब नगण बनाएं तो नगण के लिए 3 वर्णों का समूह बनाएंगे।
तो क्या होगा 900 900 तो नसल यानी कि 9 में एक मात्रा, 100 में एक मात्रा, ल में एक मात्रा, यानी कि इसमें 3 मात्रा। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, देख लें, कनक कनक ते यानी कि नौगण का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है। अब उस पर आगे देखेंगे। अब सगण, सगण में कैसे बनाएंगे, तो 100 के लिए जो है 3 का समूह, तो 100 ल गा, 100 ल गा, तो 100 में एक मात्रा, ल में एक मात्रा, गा में 2 मात्रा, यानी कि इसमें भी हो गया 4 मात्रा। तो इस प्रकार से गणों का निर्माण किया जाता है। अब इस गण के आधार पर भी हम लोग जो है देख लें थोड़ा। तो कनक में कौन गण लगा है, न स न गण लगा है, क्योंकि क न क लघु 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 यानी कि तीनों लघु है, तो इसमें ए मात्रा लगी है। अब फिर यहाँ भी यही चीज है। अब ते सौगु, सौगु यहाँ पर जो है 3 का जो है समूह होगा, तो सौगु यानी कि ये कौन सी जो है गण में होगा ये, तो देख लें किसमें 2 पहले गुरु और उसके बाद लघु, तो तगण लगा है, तो इसमें क्या है, ये नगण है और ये क्या है, तगण है। अब फिर इसके बाद ये 3 का जो है समूह, तो फिर यहां भी जो है तगण आ गया। अब फिर इसके बाद लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, तो ये क्या है, जगण है, तो यहां पर हो गया जगण। और फिर यहां पर लघु गुरु लघु, तो यहां भी जगण। तो मूल रूप से गणों की गणना इसी तरीके से की जाती है। तो फिर से इसको संक्षेप में बता दे रहा हूं कि गणों का यह समूह कैसे बनाते हैं, इस दिए हुए सूत्र से। सूत्र क्या है, यह माता राज भान सलगा। और तो गण कैसे बनाते हैं, तो प्रत्येक इस सूत्र का जो प्रत्येक जो वर्ण है, जो व्यंजन रूप में दिख रहा है, र म त, तो य से यगण होगा, म से मगण होगा, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, ऐसे ही होगा। और इनका स्वरूप कैसा होगा, तो 3-3 का जो है समूह बना लेते हैं। अगर यगण की जो है बात होगी, तो यमाता का समूह बना करके इस सूत्र के अनुसार यगण में क्या होता है कि पहला लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। अब म का बनाना है, तो म के साथ जो है 3 का जो है समूह बना लेंगे, गण बना लेंगे, तो महातारा, यानी कि तीनों जो है गुरु मात्रा होगी। अब जो है तगण बनाना है, तो तगण में भी 3 का जो है समूह बनाएंगे, तो ताराज होगा। ताराज जैसे अब नाराज होता है, तो नाराज क्या है, वहीं जो है तगण में है। अब रगण, तो राजभा। अब जैसे राजमा लिखना है, चाहे राजमा, तो राजमा में क्या क्या ले, राजमा, तो उसमें क्या होगा, रगण होगा। अब जभान यानी कि जहाज है, तो जहाज, तो जभान जो उसमें जगण है। अब मा भा न स, अब जैसे कि मानुष है, तो मानुष में क्या होगा, भगण होगा। अब नसल, अब जैसे यहाँ पर कनक देखें, तो इस तरीके से गण बनाते हैं। अब उसके बाद ये 6ठा बिंदु हो गया। अब 7वां बिंदु जो होता है, या 7वां अव्यय है संख्या या रचना क्रम, यानी कि इनको किस संघटना क्रम या रचना क्रम, इन मात्राओं को या गणों को किस क्रम में रखा जाएगा, उनकी कितनी संख्या होगी। जैसे होता है ना कि 3 यगण हो, 2 मगण हो और अंतिम में लघु और गुरु हो, ऐसे जो है प्रसंग जब आते हैं, तो उन्हीं को जो है कहते हैं संख्या और संघटना या रचना क्रम, यानी कि वर्णों को किस क्रम में रखा जाए जिससे कि काव्य में लय आए, गीत आए, संगीतात्मकता आए, वह गेय बने और लोगों को आह्लादित करे। तो इसका जब ख्याल रखा जाता है, तो इसी 7वें तत्व के द्वारा या अवयव के द्वारा। तो मूल रूप से छंद का यह सैद्धांतिक पक्ष हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। अब दूसरा सत्र जो होगा वह इसके व्यवहारिक पक्ष का होगा, जिसमें हम लोग छंद के जो 2 प्रकार देखे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उसमें भी साधारण और दंडक, सम छंद, विषम छंद और अर्धसम छंद, तो उनको उदाहरण सहित हम लोग स्पष्ट करेंगे। बहुत बहुत अध्ययन किए। यह
छंदबद्ध रचना के लिए, और यह इसकी जो है शास्त्रीय व्याख्या हो गई, यानी कि जो छंद शास्त्र में दिया गया है। बस यही जो है मात्रिक और वर्णिक छंद मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके अलावे भी एक और भेद किया गया है, और वह है मुक्त छंद। यानी कि काव्य के दो रूप मिल जाते हैं। एक जो है छंदबद्ध, तो जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर खास ध्यान दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? छंदबद्ध रचना, छंदबद्ध। और जिसमें वर्णों की या मात्राओं की गति, यति, लय, तुक आदि पर विचार नहीं किया जाता है, उसको छंद मुक्त या मुक्त छंद की कविता कहते हैं। मुक्त छंद संस्कृत के जो सूत्र हैं, जो वेद ग्रंथों में हैं या अन्य उपनिषद, स्मृति, पुराणों में हैं, तो वे सभी जो है छंदबद्ध नहीं हैं। यानी कि वो शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार कि उसमें तुकबंदी, लय, गति, यति हो ही, उसका बहुत खास ख्याल नहीं रखा गया है। उसमें मुक्त छंद की भी रचनाएं मिलती है और छंदबद्ध रचनाएं भी मिलती है। मगर मध्यकाल में छंद को और छंद से संबंधित इन नियमों को एक तरह से काव्य लिखने में अनिवार्य सा बना दिया गया था। किंतु आधुनिक काल में और विशेष करके द्विवेदी युग के मध्य भाग में निराला आते हैं, और निराला क्या करते हैं कि छंद मुक्त रचना लिखने लगते हैं। और उसमें पहले उनकी रचना होती है, यद्यपि वो प्रकाशित नहीं हो पाती है, जूही की कली। तो उसमें उन्होंने जो है छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। तो काव्य दो रूपों में हमें मिलता है, एक तो जो है छंदबद्ध और दूसरा मुक्त छंद। छंदबद्धता में स्पष्ट हो गया कि जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर ध्यान दिया जाता है, उसको छंदबद्ध रचना कहेंगे। और जिसमें वर्णों, मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे मुक्त छंद की कविता या मुक्त छंद का काव्य कहें। जो रचे जाते हैं उनमें कुछ छंद जो है तुकांत होते हैं और कुछ अतुकांत भी होते हैं। यानी कि छंदबद्ध रचना में तो तुकबंदी या तुक या अंतिम वर्ण, जिसको हम लोग त्रिकाल के नाम से जाने, त्रिकाल यानी कि तीन मात्राओं का जो वर्णन मिला है हम लोग को त्रिकाल का। तो पहले चरण और दूसरे चरण के जब त्रिकाल के बीच वर्ण मैत्री होती है तो उनको त्रिकाल कहते हैं। जैसे है ना, अधिकाय में आय और बौराय में आय, सुना में ऊना और सुन में ऊन और चुन में उन, तो इनको तुक कहते हैं। तो तुकांत कविताएं। तो वैदिक ग्रंथ जो हैं या संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो उसमें तुक को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना लय, यति और गति को दिया गया है। मगर रीति काल में और भक्ति काल में आकर के तुकबंदी को अनिवार्य बना दिया गया। और आज भी तुकबंदी यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा कविता में जिनकी गति नहीं है, वो भी जो है कुछ तुकबंदी मिला लिया करते हैं। मगर मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आता है तो उसमें तुकबंदी करना कोई ज़रूरी नहीं रह गया। तो अब देखते हैं आजकल की जो कविताएं हम लोग पढ़ते हैं कि पहले अगर उसको हम लोग चरण माने तो एक चरण में 2-4 शब्द, फिर दूसरे चरण में 5-6 शब्द, तीसरे चरण में 1-2 शब्द, चौथे चरण में 1, ऐसे करके अब अभिव्यक्ति, जैसे कि देख लें, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, जो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उसमें, या जो प्रयोगवादी कवि हैं उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। यानी कि कहीं से भी जो है तोड़ देना है। यानी
पाँच पाँच पंक्तियाँ हो जाती है और छठी पंक्ति में जा करके पूर्ण विराम देते हैं। तो उस प्रकार की कविताएं भी आज रची जा रही है, जिसमें तुकबंदी का कोई जो है मायने महत्व नहीं, तुकबंदी को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके साथ साथ वर्णों और या मात्राओं की संख्या का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। तो उसको कहते हैं अतुकांत। तो तुकांत और अतुकांत, तो कविता के या काव्य के दूसरे रूप हो गए तुकांत और अतुकांत। तुकांत अतुकांत यानी कि जिसमें तुकबंदी की गई हो। तुकबंदी यानी कि अंतिम त्रिकालों के बीच जो है मैत्री हो, तो उसको तुकांत कविता कहेंगे। और जब त्रिकाल का क्या जो है शब्दों के वर्णों की या मात्राओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, पाँच पाँच सात सात पंक्तियों के दोहे या एक तरह से गद्यमय रूप में लिखते हैं और उसको तोड़ देते हैं, बीच बीच में शब्दों की भी संख्या नियत नहीं रहती है, तो उसको अतुकांत कविता कहते हैं। जैसे अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब परंपराओं के, तो ऐसी कविताएं भी रची जाती हैं।